मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 170 खा का संरक्षण प्राप्त है। इसके तहत जनजाति वर्ग की भू संपदा केवल जनजाति वर्ग के मध्य ही की जा सकती है। एक निश्चित वर्ग में विनिमय होने के कारण यह भू संपदा अत्यंत सस्ते दर में परस्पर विनिमय की जाती है। इसका लाभ अब अन्य वर्ग के लोग उठा रहे हैं। ऐसा जानकारी में आया है कि अन्य धर्मावलंबी भोली भाली आदिवासी कन्याओं से विवाह करके उनके नाम पर जनजाति वर्ग की से भू संपदा को खरीदते हैं और कालांतर में उत्तराधिकार नियम के तहत वो भू संपदा उन धर्मावलंबियों के नाम पर हो जाती है। इससे जनजाति वर्ग अपनी भू संपदा से हाथ धो रहा है, उसकी सभ्यता और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, जनसांख्यिकी आक्रमण हो रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए या तो मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करें अथवा केंद्रीय स्तर पर कोई कानून बनाएं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति वर्ग की परिभाषा के तहत ये कहा गया है जो आबादी से, शहरी आबादी से दूर रहते हैं और प्राकृतिक आधार पर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब धर्मांतरण हो जाता है तो उनकी ये विशेषता समाप्त हो जाती है, उनकी उपासना पद्धति बदल जाती है, उनका रहन सहन खाना पीना बदल जाता है और उनके आस्था भी बदल जाती है। ऐसी स्थिति में उन धर्मांतरित वर्ग को जनजाति वर्ग के साथ तुलना करना उचित नहीं है। जनजाति वर्ग को धारा 341 के तहत आरक्षण सहित अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि जो धर्मांतरित वर्ग है जिसको जनजाति वर्ग की सुविधा प्राप्त है, जब वो धर्मांतरित हो जाता है तो उसको इस आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं की परिधि से बाहर होना चाहिए, जिससे कि जनजाति वर्ग जो भारत में है उसकी विशेषता, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, इसकी सुरक्षा की जा सके। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद अजय प्रताप जी। श्री राजामणि पटेल। माननीय सभापति जी, मैं एक गंभीर विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में शिक्षा वर्ग के 2018 में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 17,000 पद शिक्षा विभाग के और जनजातीय कार्य विभाग के 2,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और 19 में उसकी परीक्षा भी संपन्न हुई और इसकी मेरिट लिस्ट भी बनी और 2020 से 21 के बीच में सूची बना करके सत्यापन किया गया और उनमें 27% आरक्षण भी ओबीसी को दिया गया, जिसमें 8,252 नए पदों की नियुक्ति आदेश जारी किया गया। 11 विषय में ओबीसी के 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन राजनीति, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति एवं माध्यमिक शिक्षा वर्ग 2 में ओबीसी को केवल 14% आरक्षण दिया गया। माननीय सभापति महोदय, 13% आरक्षण पद बिना किसी वजह के होल्ड कर लिया गया है
और 13% चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्त नहीं की जा करके उनके संवैधानिक हकों का हनन किया जा रहा है। इसके संबंध में चयनित शिक्षक संघ द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय सदन से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस गंभीर मामले पर हस्तक्षेप करें ताकि ओबीसी के चयनित शिक्षक को की नियुक्ति जारी की जा सके। वेरी गुड। अच्छा राजामणि जी। श्री सुरेंद्र सिंह नागर। सभापति जी, पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली से चलने वाली, देश में चलने वाली लोकल ट्रेन्स को, ईएमयूज को बंद करने का निर्णय लिया। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बीच, दिल्ली दनकौर, दिल्ली से खुर्जा और दिल्ली से अलीगढ़ के बीच चलने वाली ईएमयूज को भी बंद करने का निर्णय लिया था। कोरोना की सारी पाबंदियां खत्म हो गई हैं और इन ईएमयू से हजारों दैनिक यात्री दिल्ली, अलीगढ़, खुर्जा और गौतम बुद्ध नगर के बीच यात्रा करते हैं, जिसमें नौकर पेशा नौकरी करने के लिए लोग आते हैं, छोटे व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए आते हैं और छोटे दुग्ध उत्पादक जो हैं वो अपना डिब्बों से दूध की आपूर्ति दिल्ली के लिए करते हैं। इन ट्रेनों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने घोषणा भी की थी कि इनकी ईएमयूज को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा समय होने के बावजूद इन लोग ईएमयूज को अभी तक इनका संचालन नहीं शुरू किया गया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि दैनिक यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए, नौकरी पेशा के लोगों की परेशानियों को देखते हुए, छोटे व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए इन ईएमयूज को तुरंत प्रभाव से संचालन शुरू किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। Send the names. Dr. L. Hanumantaya. Thank you, Chairman sir. Sir, according to the World Air Quality Report. One second. You have 2 minutes because there is one more member, Mausam Noorji. You get 2 minutes, please. Okay. World Air Quality Report released by IQ Air, sir. The microscopic PM 2.5 pollutant is 58.1 micrograms per cubic meter, which is more than the WHO air quality standards. Sir, Delhi is the worst, which ranks 4th globally polluted, and $20 times above the WHO quality, sir. So, top 10-15 more polluted cities in the globally. Or in India. Sir, list of 100 more polluted cities, 63 are in India, sir, which is very scaring, and we have to be very careful and take action on this. Sir, the report says residents of Delhi and Lucknow and surrounding cities, their life expectancy, a
decade less because of this air pollution. That is what, otherwise they would have lived 1 decade more than what they are living now. So this is the report, sir. Sir, the all metro cities of the country, except Chennai, the air pollution levels in the year 2021 is expected more than the available cities in the country. Sir, the economic cost of the crisis in India is estimated $150 billion. That is what is expected. Sir, my suggestion is, at least the major problem is vehicular emission. And industrial pollution. Sir, I request the government, Right. at least they should take all metro cities to be on CNG so that the pollution will come down. Srimati Mausam And Noor. planting of trees has to be made mandatory. That is what my request Srimati is. Sir. Mausam. So thank you, sir. Sir, as my colleague has already stated many datas, I would like to just add that in India, Bhiwadi in Rajasthan, closely followed by Ghaziabad in UP, occupy the first and second most polluted cities in India. Sir, in the list the most polluted countries in the world, India ranks 5th. And so it is very alarming that the levels of PM 2.5, a marker of the severity of pollution, is high throughout the country, with no city in the country meeting the safe limit of 5 micrograms per cubic meters. Sir, a recent report revealed that the air pollution will reduce the life expectancy of 40% of Indians 9 years, causing 1 death every minute. Sir, therefore, I would, sir, like to request that, sir, every citizen of a country has the right to clean air. Right, ma'am. So I would request the government to take adequate measures to improve the air quality of our country. Thank you, Thank you, sir. Mausam ji. Sri Deepak Prakash. 2 minutes. हाँ सर। Because there are 2 more people. सर, झारखंड के साहेबगंज जिला में पवित्र गंगा का धारा प्रवाह होती है सर, और वहां पर पिछले दिनों में सर वहां पर पानी जहाज, इसको वहां पर फेरी कहा जा सकता है, उसके डूबने से करीब 50 लोगों की मृत्यु हो गई सर। हमको सब लोगों को जानकारी है सर कि वहां पर फेरी और पानी जहाज रात को चलने की उसमें अनुमति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन सर दिन में कम वहां पर पानी जहाज चलता है, रात को ज्यादा चलता है। इसके पीछे कारण क्या है सर कि वहां पर जो खनन माफिया है सर, खनिज संपदा के जो लूटते हैं सर, वे लोग वहां पर रात को उसी के माध्यम से लोगों को तस्करी करने का काम करते हैं सर। वो पानी जहाज खनिज संपदा की तस्करी का मुख्य स्रोत बन गया, परिचालन का वो कारण बन गया सर। मेरा आपसे निवेदन है सर, निवेदन है कि सर उसमें
50 लोगों की मृत्यु हुई है सर, और खनिज संपदा वहां पर इस प्रकार से तस्करी हो रही अवैध खनन हो रहा है कि कई पहाड़ वहां पर सफाचट हो चुका है सर। इसलिए मेरा आग्रह और निवेदन है सर कि ये तस्करी बंगाल में जाता है सर, वहां से खनिज संपदा बिहार में जाता है और बांग्लादेश में भी जाता है। इसलिए इसकी जांच कोई राज्य नहीं करा सकती है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और उचित मुआवजा दिया जाए जिन लोगों की मौतें हुई है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक जी। श्री दीपेंद्र सिंह हुदा। साहब, कश्मीरी पंडित हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जिसको अपने ही देश में, अपनी मातृभूमि में विस्थापित कहलाना पड़ा। आज उनकी पीड़ा पे नई पीढ़ी में एक मंथन हो रहा है देश में। जम्मू के बाहर कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा दिल्ली और हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में यहां पर आकर बसे हैं। इनके लिए अलग अलग सरकारों की अलग अलग नीतियां रही हैं। पूर्ववर्ती हरियाणा की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने आर्थिक सहायता की नीति शुरू करी थी, जो 2005 से शुरू करके समय समय पर बढ़ाकर 2014 तक 5,000 प्रति माह प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता की नीति चल रही थी। हरियाणा की मौजूदा सरकार में वो नीति बंद है। एक और तो वहां हरियाणा में बंद है, दूसरी ओर दिल्ली में मात्र 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार को एक और तो वन प्लेस सेटलमेंट, कश्मीर वैली के अंदर जमीन एक्वायर कर एक सैटेलाइट टाउनशिप वन प्लेस सेटलमेंट की ओर पुरजोर प्रयास करने चाहिए। तो दूसरी ओर पूरे देश में हर प्रदेश सरकार को एक सी नीति, हर जगह हरियाणा में 2014 तक 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता मिल रही थी। अब महंगाई को देखते हुए कम से कम दुगनी तो होनी ही चाहिए, और हर प्रदेश में, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो, हर जगह एक सी आर्थिक सहायता की नीति लागू करवानी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। धन्यवाद दीपेंद्र सिंह, धन्यवाद। क्वेश्चन आवर Sri Sasmit Patra will preside over the question hour today. Is retiring this thing. 286 Sri Neeraj Shekhar. क्या 286? Honorable Minister. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. सभापति जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शैक्षणिक संस्थाओं और उद्योग जगत के बेहतर सहयोग पर जोर देता है। यूजीसी के चेयरमैन के हाल के एक बयान के अनुसार इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बिना किसी पीएचडी या एनईटी के डिग्री के विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के रूप में लैटरल एंट्री ले सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लैटरल एंट्री वाले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी या नहीं, और किन किन विषयों में यह लैटरल एंट्री अलाउ करने का सरकार का प्लान है। Honorable member has raised a relevant question. So, regarding this, Ministry of Education has already framed guidelines in the year 2015, and इसके बारे में what is the purpose of this? The purpose is to encourage quality and involvement of academicians, scholars, practitioners, policy makers, and to make a robust collaboration between the academia and industry. And in these, definitely there are some guidelines, and the guidelines are, usually they have to be reputedly qualified. It may be they may have MTech or PhD,
but they should have the experience of 15 years. They may be reputed scientists, scholars, industrialists, and primarily they have to take the decision from the department. Then department will send it to a committee, and the committee is consisting of the director of the institution, head of the concerned department, dean, and the dean research and consultancy, dean academic affairs, representative of the Senate from the postgraduate institution. And this is a robust mechanism, and it does not hamper the sanctioned post of the UGC. This is very important. Thank you. Second supplementary. मेरा दूसरा सवाल यह है सरकार से कि इस संबंध में फैकल्टी रिक्रूटमेंट के रूल्स और को रिवाइज करने के लिए कोई कमेटी का गठन हुआ है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? Honorable Minister. हाँ, ऑनरेबल सभापति महोदय, माननीय सदस्य, he has expressed his anxiety, but I have already given the answer in my previous answer. There is a definitive mechanism by the Ministry of Education guidelines and also from the University Grants Commission. And there is a committee, the departmental procedure, and they will send. And everything is in this. What will be, how many times he has to come, and what will be his remuneration, that remuneration on the visit basis, and extreme limit, maximum limit, it should not cross 1,20,000 per month. Thank you. Shri M. Thambudurai. Chairman, sir, the minister explained and give the detail regarding the qualification of the professors appointing the universities. Sir, there is a danger in this, what the minister's policy said, because the qualification is very important. MA or MSc or B.Tech, M.Tech, PhD. PhD is the very essential thing for teaching profession, because teaching profession involves the research also. That aptitude must be there, that qualified person to come and teach. Sir, industry experience may be there. Nowadays, even IAS officers, so many people are getting PhD. There are chances All to get member, a PhD. the question, please. Therefore, sir, I'm telling you, sir, when there is a chance for getting such kind of PhD qualification, the experience can be, you can relax. Which teaching experience? The industry experience you can take. Suppose if it is an agriculturist, somebody is there, he is also doing that, without thinking whether you will appoint as a professor there, an agriculture man in that department. Therefore, it's a dangerous thing. Qualification must, PhD must be essential, encouraging, but the experience is different, which can be relaxed, that can be used for the industry or any other person. Whether the minister will consider on this, sir. Honorable Minister. I would like to clear the honorable senior member. He has raised a good question, but at the same time, we have made a robust mechanism. How? That there should be, they should have the degree, but we have given the relaxation for what? They may not have PhD, but they have the vast experience. And the purpose of this is, there should be, let me finish, there should be the bonding between academia and the industry, and the requirement of the industry should be known to the academician. And similarly, not only it is a one-way traffic, sir, this is a both-way traffic. Even the academia can go to the industry, so that industry may be enriched. Thank you. Shri S. Selva Ganapati ji. Thank you, Chairman, sir. The Minister has given clear view that the selection is being done by the committee. My question is, how do the committee evaluate the teaching ability, and how do they follow any selection procedure? Even the PhD holders are expected to clear UPSC without any educational background. And how are they being selected by the committee? What is the procedure is being followed?
Honorable Shahapati Mahoday, honorable member has raised a good question. Definitely, selection process is a very well experienced and well examined. First of all, the respective department of the institution will take the names, and their names will be given to a committee, and committee is consisting of director from the institute, head of the concerned department. They will not any unpar admi ko nahi lenge. Who is in the industry and well educated and well experienced, at least 15 years experience, and they are reputed in their field, in the science, arts and everywhere, in the scholars. But at the same time, during teaching, yes, what you have, honorable member has expressed his anxiety, that is regarding the teaching will be done by the academician and the professor of practice. Thank you. Professor of practice and professor of the theory, both will teach the students. Thank you. Dr. V. Sivadathan ji. UGC has reduced lot of Microphone, please. There's a microphone next. Yeah. UGC Sir, has, please repeat again, sir. respected chair, UGC has reduced lot of fellowship, including SC/ST fellowship, minority fellowship, and S. Radhakrishnan fellowship. This kind of fellowship already has been reduced. So, my question: whether government has any plan to restore this fellowship? This is my question. If government is restored, that will help the student community. Honorable Minister. He has expressed regarding the fellowship, but today's question is on the professor of practice and adjunct professors. I will give it to the members separately. Okay, question 287, Shri Prakash Javadekar ji. Question number 287. Honorable Minister. First supplementary. एक अच्छी बात है कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है एजुकेशन में भी, स्किल में भी और एम्प्लॉयमेंट में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले 7 सालों में कितने नए आईटीआई या महिला कितनी सीट्स बढ़ी आईटीआई में और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स? Honorable Minister. हमारे माननीय सीनियर संसद सभ्य श्री ने महिलाओं में रोजगारी और एजुकेशन बढ़े, इसलिए बहुत ही अच्छा आज सवाल पूछा है। जैसे महिलाओं के लिए स्पेशल वुमेन आईटीआई, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मोस्ट ऑफ ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने खोल दिए और उसके बाद वो ट्रेन होके अपनी तरह से वो आत्मनिर्भर बने, इसलिए एक सब जगह हमने मोस्टली आईटीआई खोल दिया। फिर भी कोई जगह अगर नहीं है तो माननीय संसद सभ्य से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी डिमांड मुझे मंत्रालय में भेज दे, मैं वहाँ ओपन करवा दूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। आईटीआई में फिर से एक बार सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जानकारी है, नहीं तो बाद में लिखित भी दे सकते कि कितने नए आईटीआई खुले, क्योंकि बहुत खुले हैं, और इसमें महिला सीट्स कितनी बढ़ी है, क्योंकि दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड ऑन ग्राउंड। Honorable Minister. With your permission, sir, firstly, let me compliment you for your diligent service to the House. Thank you. And as the erudite senior colleague knows, that this government is committed to emancipation of women, especially through skilling. And skilling has various components to it. Apart from the intervention by the government under the Pradhan Mantri Kaushal Yojana, there is over 6 million women who have not only been trained through ITIs, but also the Honourable Member has served our country as Minister Education and knows that such services have been provided for skilling through commissions such as the UGC with BVOC, which has been the Bachelor of Vocational Studies, which has been professed through various universities and college systems in our country. Insofar as skilling, one of the greatest skill sets today in modern India that women particularly
can celebrate is the digital literacy campaign that the Honorable Prime Minister has started under a program called PM-DISHA, where over 4 crore Indians have been digitally made literate, of which 54% are women. The Honorable Member has also positioned himself to support emancipation of women economically, and hence would like to celebrate the fact that this is a government which for the first time has ensured gender responsive procurement, so much so that now PSUs in our country have been directed that up to 3% of their procurement has to be done from female entrepreneurs, including GEM, which has now over 1.2 lakh women who are registered as entrepreneurs so that they can sell their wares to governments at the center and in the state. Mananiya Mausam Noorji. Sir, a recent study has shown that 21% of India has one of the lowest female participation rates in the world, which is quite concerning. So many women in the country work in farming, help the grocery store, work at home for their families, and this is unaccounted for in the stream of economy. So my question would be, what are the steps taken to recognize the unpaid labor of women who work full-time at home or outside? Honorable Minister. The Honourable Member, sir, highlights a conversation that has been an issue of reflection for many research bodies, think tanks, and also esteemed Member of Parliament, apart from those who serve across various governance and administration levels in our country. That unpaid work needs to be economically supported is an issue of great deliberation and debate. For instance, what is it that is denoted as unpaid work? The level of care a mother gives to a child. Now, as a mother to 2 children, can you economically quantify the amount of time I spend or the love and care that I give to a child? That is why today, when we talk about unpaid work, it varies from the amount of time a woman spends giving to her own husband. It varies from the amount of time she gives to her own children or to the elders in the family. However, much has been debated on this and needs to be recognized that wherever there are formal opportunities of recognizing female labor participation, the government has been more than aggressive. For instance, today, if you look at Manrega, out of the 193 crore person days of work that has been generated, I can proudly say that over 54% of those who have been employed are women. When I spoke about GEM registrations and 1.2 lakh women who have been receiving opportunities to engage with regards to their enterprise with the governments at the center of the state, I'm also mindful of a senior colleague who's seated right behind me, who supports ably under the leadership of the Honorable Prime Minister self-help groups in the country, where over 7 million self-help groups have received over 5 lakh crores of rupees so that at the grassroots they can give birth to enterprise. Minister. Srimati Sampatia Uikeji. आपके माध्यम से जानना चाह रही थी माननीय मंत्री जी से कि मुद्रा लोन योजना के तहत पे आदिवासी महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान एवं छूट रखी गई है क्या, ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें? धन्यवाद. Honorable Minister. The Honourable Member would be happy to know that of the 32 crore loans that have been given under the Mudra Yojana, 68% of beneficiaries have been women, predominantly from the SC/ST community and minority families. It is a matter of great joy, sir, particularly because before 2014, when we spoke about female enterprise in our country, one of the greatest challenges that begot women who wanted to be entrepreneurial was the access to credit. It is a compliment to the Honourable Prime Minister's leadership that over 23 crore women for the first time in their lives now have access to a bank account. They have approached formal banking institutions, presented their business plans and received 68% of the support out of the Mudra Yojana, which was not gender inclined, however was to support small businesses. And sir, through you, I'd like to tell the House and the rest of the country that when you look at NPAs, women have had less than 1% NPAs. So it is great investment when you support a woman financially. Shri M.M. Abdullah ji. Pani Abdullah ji. Thank you, Vice Chairman, sir. My sub-question arises from the Minister's answer on question number 287C, whether the Union Government evaluation of benefits occurred to women due to Mudra, that the Shishu category sufficiently support the development of the micro enterprises sector.
Thank you. Reflection of the honourable member, because I think it brings to light a debate that is much needed in the country. Should we suffice and take glory in only the entry-level flooding that we see in the SME segment? I think our ambition now as a nation should be that we help women transition from the SME segment to mid-sized companies. And for that, the government has ensured that under the Stand Up India Yojana, women get, particularly in every district, there has been an intervention of the Honourable Prime Minister that up to 1 crore loans to be given to such female enterprises by every bank. And I'm proud today to say that even in Stand Up India program, 80% of the beneficiaries today are the women of India. Question 288, not present. Honourable Minister. Manya Shri KTS Tulsi ji, your question. No, your supplementary questions. Mine is 288. Supplementary. No, your supplementary question, sir. 288 is Sushil Kumar Gupta ji. He's not present. You asked for a supplementary. Everybody knows that the existing norms in India with regard to safety of cars are non-existent. We have only the global new car assessment program to lean on, but we need to have Bharat new car assessment program. Only I think the then microphone is not. Is your microphone on? Sufficient safety. The microphone. इधर आ जाओ. आगे आ जाओ. आप आगे आ जाओ. You will not. On. Yeah, now it's on. Now it's on. Yes. Sorry, sir. So the safety norms in India with regard to cars, new cars, are virtually non-existent. The global new car assessment program is not followed, and Bharat new car assessment program is yet to come in. This becomes important because for the safety of occupants and pedestrians. It is a matter of great regret that in 2009, India witnessed record pedestrian deaths at 25,858. Question, please. And this will happen only. When are we going to have the Bharat new car assessment program? Honourable Minister. The norms are already notified by Ministry of Road Transport, and Bharat NCAP will be above and over crash standards, will improve competition. Honorable Chairman, sir, all over in the world, in South Korea, USA and European countries, they have already standards are already fixed. Now this is the need of the hour. Honorable member is absolutely correct. Every year we are facing 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. For that reason, we are now taking a lot of measures. That is compulsory 6 airbags now mandatory, and by which it can be for road safety point of view is very important. We have taken a decision to make it mandatory for economic models also. I am giving you just a chart. 25,289 people were killed in head-on collision in 2020, and 30% of lives in frontal collision can be saved by airbags alone. So that's the reason we have instructed the order. In 2020, 8,598 lives could have been saved in head-on collision with the use of airbags. Similarly, side collision caused 14,271 deaths. 31% of lives could be saved by the use of side airbags, and 424 lives could have been saved in 2020 with the use of side airbags. A total of 13,022 lives could have been saved. The functional airbags were present in the vehicle involved in frontal and side crashes. Sir, I want to explain properly that we are taking, as far as this Bharat NCAP, we are going to start it, we are in the process, we are already notified, by which structural safety, the stiffness of the vehicle structure, safety of adult occupant, crash test, safety of child occupant, safety of the child placed in a child seat, assessment of car for pedestrian friendly design, bonnet and bumper design, provision of active and passive safety assist technologies, 6 airbags, 3-point seat belts, seat belt alert, electronic stability control, anti-lock braking system. Sir, by all this reason, we want to protect the life of the people.
And that is the reason that we are now going to start this rating system in India, which is going to improve qualitatively the automobile sector of the country. At the same time, it will be more useful to make more export from the country, create more employment potential and a growth for the country. Thank you. Mananiya Shri Kamakhya Prasad Tasa ji, you have asked for a supplementary question of 288. Okay, you're not. Mananiya Shrimati Rupa Ganguly ji. Thank you, Honorable Chairman, for allowing me to ask this supplementary question. ये BH सीरीज के बारे में बहुत जानकारी लेना था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा सर. बहुत सारे मैं खुद वेबसाइट में गई, लॉगिन करने की कोशिश की, तो नई गाड़ी की तो अब 21 के बाद से शुरू हो चुका. पुराने गाड़ी के बारे में हम लोगों ने क्या सोचा है कि भारत सीरीज में किस तरह से हम पुराने गाड़ी को भी जो 2 साल पुराने, 3 साल पुराने जो उनका इंजन्स अच्छे हैं, कैसे थोड़ा सा डाल सकते हैं, बिकॉज गाड़ी नए है और वो फैसिलिटीज मिल नहीं रहा है, जो मिलेगा नहीं, जो अगर कल नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो गाड़ी तो नए है सर. थैंक यू. Thank you, sir. Honorable Minister. सर ये इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक समय हीरोइन का रोल करने के बाद जब कैरेक्टर एक्टर का रोल करना शुरू होता है तो फिर उसको हीरोइन बनाना मुश्किल हो जाता है. सर इट इज वेरी डिफिकल्ट. These are the rules and regulation for only for new vehicle. For the old vehicle, it is very difficult mechanically to make them competent. सर हीरो में भी ये होता है, एक बार हीरो का रोल करने के बाद कैरेक्टर रोल करना पड़ता है, फिर हीरो का रोल नहीं मिलता. माननीय श्री G.K. वासन जी. Electrical scooters are encouraged because of pollution. People are interested to buy, sir, but sometimes, sir, safety concern is very important. Nowadays, we see a lot of news in the papers that electrical cars and scooters burn suddenly, and 1 or 2 deaths also has been taken place. So, to give confidence level to the public to buy electrical cars and electrical scooters, manufacturers should be doubly, triply careful, sir. The government should take necessary steps for this to give confidence to the people to buy electrical vehicles. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, actually for the new electric two-wheelers, electric three-wheelers, electric cars, already we have taken decision about the quality, and where we are very much punctual about how we can maintain the safety of the people. And already as far as the star rating, the electrical manufacturer are also supposed to make their vehicle up to that standards. And whatever the international standards available in the world, on the same standard, they have to manufacture the vehicle. Either it is electric, either it is petrol, either it is diesel, or either it is on green hydrogen or any fuel they can use. But the safety standards are already fixed. Sir, actually, last question, my comment was very, it's not against anybody. Don't take it in a light, take it in light way, sir. Question 289, Shri John Britas ji. Question number 289. Honorable Minister. First supplementary. Sir, I am disappointed with the answer. As you can see in the answer, under the National Social Assistance Program, that is NSAP, sir, hardly 200 rupees monthly pension is granted to hapless people who are below poverty line. Sir, we all will become old and ill. Sir, you look so young, but one day you will also become aged. And the maturity of the society will be assessed by the benevolence we show to the old. Question, please. Sir, my question is that the 200 rupees pension that has been fixed for those people who are below poverty line has been fixed long back, almost 10 years back. Considering the stagnant position of this pension and inflation, will the government yield to the demand of increase in this meager pension? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, एक वृद्धजनों और दिव्यांग और विधवाओं से संबंधित ये प्रश्न है. माननीय सदस्य ने कहा कि 200 रुपया मैं जब पूरे देश का डाटा देखती हूँ, उसमें महिलाओं को 300, वृद्धा महिलाओं को
दिव्यांग विधवा महिलाओं को, दिव्यांगों को 300 और वृद्धों को 200। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो राज्य इसमें चाहते हैं बढ़ोतरी, वो बढ़ोतरी करके दे रहे हैं। कई राज्य हैं जहां 2000 से ऊपर दे रहे हैं, कई राज्य हैं 1500 दे रहे हैं, तो राज्य इसमें चाहे तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन महोदय 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो वेतन पैसा दिया जा रहा है, उसके साथ साथ और भी ऐड हुआ है। मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2011 की जनगणना के जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे, उनको मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है, उनको आवास भी दिए जा रहे हैं, उनको गैस सिलेंडर भी दिया जा रहे हैं। उन परिवारों को सशक्त बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। Second supplementary. So the minister has been trying to say that it's a responsibility of the states. Are they, adding burden of the states without increasing the resource of the states? My question, second supplementary would be like this. Sir, will the government relax the conditions attached to this pension scheme? Now only those people who are under the poverty line are considered. And second thing is that, one question. So part B of the question is that the number of people who avail the pension and the yearly allocation for the same. Honorable Minister. उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, ये विषय बड़ा गंभीर विषय है। भारत सरकार ने इसके लिए थर्ड पार्टी एवल्यूएशन कराया। उन्होंने कुछ टिप्पणियां दी है जो मैं राज्यों के पास भेजा हूं। लाभार्थियों की पहचान बीपीएल के स्थान पर सामाजिक आर्थिक गणना 2011 जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, अभी तक हम बीपीएल से करते थे। वित्त पोषण की पद्धति में 100% केंद्रीय पोषण से बदलकर केंद्र और राज्य 60-40 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाए और पूर्वोत्तर का जो 90-10 है। मैं आपके सामने यही रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राज्यों को हमने फरवरी में ये भेजा है। कुछ राज्यों का आया है टिप्पणी। जब ये राज्य के साथ मिलकर के वार्ता होगी, बातें होगी, तो निश्चित रूप से हम कोई नई सीमाओं को तय कर पाएंगे। यही मैं सदन को बताना चाहता हूं। माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी। माननीय उपसभापति महोदय, हम लोगों ने देखा है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, चाहे जिस वर्ग के हों, बुढ़ापे में उनकी संतान भी उनका साथ छोड़ देती है, चाहे किसान हो चाहे अन्य लोग हों। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो उनको वोट के लिए तो उनको तमाम पैसा दिया जाता है। तो जो वोटर्स है जो वोट देता है पॉलिटिशियन को, तो हमारा सवाल ये है कि क्या जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वोटर्स हैं, सभी वोटर्स को जो है पेंशन जो है 500 से बढ़ा के 1500 रुपए दी जाएगी? माननीय मंत्री जी। महोदय, मुझे लग रहा क्वेश्चन से और चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग के मुख्य गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले वृद्धों के लिए विषय चला है। और ये बात सही है कि जिन राज्यों में चुनाव होता है वो राज्य अपने स्तर से समझती हैं और उसको ऐड भी करती हैं। माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। सर, मेरा सवाल बस यही है आपके माध्यम से कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई इन्फ्लेशन रेट्स हैं, सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो गए हैं उनके इंटरेस्ट रेट पे जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग्स पे वो भी कम होते जा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इस पे किसी तरीके की स्टेप्स लेगी जिससे आने वाले समय में, जो अब बार बार हमें जवाब दे दिया जाता है, जैसे मैं बजट के में भी रिक्वेस्ट की थी, जवाब ये दे दिया जाता है कि बैंक लोन भी तो उपलब्ध हो जाता है कम इंटरेस्ट रेट पर। उस उम्र में सीनियर सिटीजन्स के पास और कोई उपाय नहीं है कि जाकर लोन लें। कैन देयर बी सम मेजर्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड टू बी एबल टू मेक देयर लाइफ अ लिटिल इजियर कंसिडरिंग द हाई इन्फ्लेशन कॉस्ट एंड लो सेविंग्स इंटरेस्ट? ऑनरेबल मिनिस्टर। पति महोदय, हमारी एक बहन ने क्वेश्चन इस विषय पर पूछा है। रिटायरमेंट होने वालों को तो ऑलरेडी पेंशन मिलती है, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे केंद्र के कर्मचारी हो। ये शुद्ध रूप से उन लोगों के लिए है जो
2011 की जनगणना के अनुसार वो राज्यों को सूचित कर दिया गया। थैंक यू। माननीय श्री महेश पोद्दार जी। महोदय, हमारे मंत्री महोदय बहुत सहृदय हैं और बड़े दिल वाले हैं, इनके बहुत वक्तव्यों से लगता है। महोदय, ये योजना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पहला। दूसरा, इसमें भी उम्र का भेदभाव, 79 वर्ष तक वालों के लिए 200 रुपया, ऊपर वालों के लिए 500 रुपया। क्या मैं महोदय से आग्रह कर सकता हूं उन गरीबों के लिए, गरीब वृद्धों के लिए, कि कम से कम उम्र की सीमा तो खत्म कर दी जाएगी और वो चाहे जितना देना चाहें एक समान रूप से सारे वृद्धों को, सारे गरीबों को देंगे, जो मोदी सरकार भी इस मामले में बहुत श्रद्धेय है। महोदय, माननीय मंत्री। मैंने पहले ही सदन को कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर की सरकार है और राज्य से हमने मांगा है और राज्यों के साथ मिलकर के जब कोई एक नई स्थिति बनेगा तो जो माननीय सदस्य ने रखा है वो भी उसमें विषय आएंगे। सारी विषयों को समाहित करते हुए राज्य के साथ मिलकर के ही हमें करना होगा, चाहे प्रियंका जी का विषय हो चाहे इनका विषय। क्वेश्चन 290 श्री सुशील कुमार मोदी जी। Only the question number. Honorable Minister. उत्तर सदन पटल पर रखा गया है। First supplementary. उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि देयर इज अ 17 सीट कोटा that is known as a sponsoring authority quota in each and every केंद्रीय विद्यालय that is being used by the district collector। ये जो 17 का कोटा प्रति विद्यालय में, हर एक विद्यालय में 5 इन क्लास 1, हर एक सेक्शन में 10 इन ऊपर में एंड 2 डिस्क्रिशनरी कोटा, सो दैट कम्स अबाउट 22,000, जिसमें न तो कोई मेरिट है न कोई रिजर्वेशन है। तो मैं माननीय मंत्री से यह आप पूछा को सुझाव देना, आग्रह करना चाहूँगा कि जो 22,000 स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी का जो कोटा है, क्या सरकार इसको समाप्त करने का विचार करती है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो चिंता जाहिर की है, निश्चित रूप से समय समय पर ये चर्चा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी उठती रही है, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन से संबंधित। और अभी आपने देखा पिछले दिनों लोकसभा में भी ये चर्चा हुई है और आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने नियमन दिया है चेयर से कि सभी नेताओं का, सभी दल के नेताओं के साथ एक विस्तृत इस पर चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं आदरणीय सदस्य से ये कहना चाहती हूँ कि ये लगभग सभी की ये चिंता है, तो विभाग ये तय किया है आपकी सभी के साथ चर्चा करके, और जैसा आप सबका निर्णय होगा विभाग गंभीरता से इस पर विचार करेगी। महोदय, मैंने जिक्र किया था स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी कोटा। दिस इज नॉट एमपी कोटा, दिस इज स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी कोटा विच इज डिफरेंट फ्रॉम एमपी कोटा। मैं सेकेंड सप्लीमेंट्री कि मैं सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना एमपी कोटा जो था वो उन्होंने एमपी मिनिस्ट्रियल कोटा जो था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करना चाहूँगा, यह सुझाव देना चाहूँगा कि एमपी कोटा को बढ़ाना संभव नहीं है, बढ़ा भी देंगे तो भी लोगों की नाराजगी बनी रहेगी। तो क्या सरकार मंत्री कोटा जिस तरह से समाप्त कर दिया है उसी प्रकार क्या एमपी कोटा को भी समाप्त करने का सरकार विचार रखती है? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय तामदुरे जी, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज स्टार्ट। चाहे किसी भी तरह का कोटा जो आदरणीय सदस्य ने कहा है, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले भी इस पर मैं कही कि लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि आरक्षण नीति का पालन नहीं हो रहा है या अन्य और जो भी विसंगतियां हैं। तो फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो निर्णय हो सदन का और सभी के निर्णय पर सरकार विभाग गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। माननीय श्री पी विल्सन जी। Deputy Chairman, sir. Honorable Minister, there is a complaint
that the standard in Kendriya Vidyalaya has considerably gone down because you are employing teachers on contract basis. Will you fill the vacancies with regular recruitment? Honourable Minister. सभापति महोदय, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी चिंतित है और निश्चित रूप से ये सरकार भी चाहती है समय समय पर, जैसे जो नियुक्ति के संबंध में उन्होंने कहा, तो नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है हम विभाग उस पर विचार करती है और नियुक्तियां करती हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी गंभीर हैं और शिक्षा विभाग समय समय पर शिक्षा की और बेहतर कैसे किया जा सके, निश्चित रूप से आप सभी के सुझाव से हम और बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। माननीय श्री संजय सिंह जी। माननीय श्री संजय सिंह जी। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो आदरणीय सदस्य सुशील मोदी जी के जवाब में उन्होंने, सर ये चल नहीं रहा, नहीं, माइक्रोफोन चल नहीं रहा है। माइक्रोफोन ऑनरेबल मेंबर का, प्रेमचंद जी का माइक्रोफोन स्विच ऑन कर दीजिए। अभी आप लोग ज्यादा शुरू बोलता हो तो प्रॉब्लम होती है, माइक चालू कराते हो। ऑनरेबल मेंबर शुरू। माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय के प्रति एक भरोसा, एक आकर्षण लोगों का है। इसके लिए आपको पहले तो बधाई देना चाहता हूं। देश के सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और केंद्रीय विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिलती है। इसके कारण से चाहे गरीब आदमी, सर पूरी गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, वो चाहता है केंद्रीय विद्यालय में उसके बच्चे का दाखिला हो जाए। सर तो मैं तो माननीय आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या केंद्रीय विद्यालयों की संख्या देश में बढ़ाने पर सरकार कोई विचार कर रही है, नंबर एक। और क्या अगर आप संख्या बढ़ा रहे हैं सर, तो क्या आप जो सांसदों का कोटा है उसको बढ़ाइए, अन्यथा 10 के कोटा में सिर्फ नाराजगी के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। सर ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो केंद्रीय विद्यालय के बारे में कहा है, तो केंद्रीय विद्यालय खोलने का राज्य से प्रस्ताव आते हैं और कुछ चुनौती पद्धति है, उसके माध्यम से फिर कमेटी में जाता है, कमेटी उस पर विचार करती है, उसके बाद खोलने का निर्णय हम करते हैं। और जहां तक बढ़ाने की बात है, कोटा या समाप्त करने की बात है, तो महोदय पहले भी चूंकि इस पर बात हुई है, तो निश्चित रूप से इस पर फिर से हम यही कहेंगे कि सरकार विभाग गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रही है कि कोटे पर हम क्या करेंगे। माननीय श्री विवेक ठाकुर जी। अन्नपूर्णा जी। माइक्रोफोन प्लीज। यस। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। सर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि इस केंद्रीय विद्यालय के कोटा के संबंध में एक तरह तरह के मत कुछ दिनों से चल रहे हैं सर। ये बात स्पष्ट है कि सर व्याप्त रूप से सभी सांसद इस 10 के चलते सवाल दबाव में सर। लेकिन सर जब कहने का मतलब ये है कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात हो रही है सर। 130 करोड़ की आबादी में 14,35,562 बच्चे पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय में सर, और 44,816 कर्मचारी है। अगर अनुपात देखें तो 32 छात्र पर 1 कर्मचारी होता है सर। वो प्यूपल और स्टूडेंट और टीचर रेशियो की भी बात हो रही है सर, लेकिन एब्रप्टली एंड करके वो टारगेट हम नहीं अचीव कर सकते हैं सर। और यहाँ पे कोई जीडी गोयनका और दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला माँ बाप नहीं आता हमारे यहाँ सर। हमारे यहाँ बस वही आता। एक मिनट सर, सर मैं 2 उदाहरण देता हूँ सर। पेड़ के नीचे हमारे यहाँ सर दाढ़ी बनाने वाला जो है, उसकी जाति भी नहीं पूछ सकता हूँ सर, वो गरीब है, इतना जानता हूं। उसकी बच्ची पढ़ी सर, और बच्ची पढ़ी और बेंगलोर में गई सर। सवाल क्वेश्चन। मेरा प्रश्न ये है सर कि जब इतने डिस्क्रिशनरी कोटा हैं और डीएम और कमिश्नर के हैं, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उसको क्यों नहीं डाइवर्स करके सर अगर कोटा बढ़ाया जा सकता है?
दूसरी बात सर, एक ही सवाल, एक ही सवाल, एक मिनट सर, सर मिनिस्ट्री का कोटा लास्ट ईयर सर नील हुआ, सस्पेंड हुआ, एबॉलिश हुआ कि नहीं ये भी स्पष्टता भी नहीं। उसके पहले सर 12,295 एडमिशन हुआ। I'll have to move on. इतना लंबा सवाल नहीं। No sir, what I'm saying, एक सवाल आप divide it. If you divide it amongst all the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha, still it is an enhancement of 15 sir, and that is the need of the hour. Honorable Thank you Minister, sir. Honorable Minister, माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच के साथ साथ सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं फिर से माननीय सदस्य से ये कहना चाहूंगी कि जो चिंता कोटा, जो आरक्षण, जो कोटा की चिंता सभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि विभाग सभी तरह के कोटे पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और अभी सभी सम्मानित विद्वान हमारे सभी सदस्यों का हम जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी उन्होंने भी कहा है, सभी का राय लेंगे और सबके विचार विमर्श के उपरांत जो भी निर्णय आएगा विभाग निर्णय लेगी। धन्यवाद। Thank you. On question 291, Dr. विकास महात्मे जी। डॉक्टर विकास महात्मे जी। Question 291. Honorable Minister. Please. I don't have it here. Please. First supplementary. सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदया जी का कि जिन्होंने पॉक्सो लगाकर सेक्सुअल ऑफेंसेस विद चिल्ड्रन का काफ़ी गिरावट आई है उसकी वजह से। उसी वक्त मैं ये पूछना भी चाहूँगा कि चाइल्ड मैरिजेस का